जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के रटना मना है सीरीज को करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में लगभग 8 सवालों को हम लोग देखेंगे जो छोटे छोटे सवाल हैं। और यकीन जानिए इस बार जो एग्ज़ाम में आप देने जा रहे हो ना, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और डरिए बिल्कुल भी मत। हम आपको रटाएंगे नहीं, ना ही हम आपको बोलेंगे कि उतारिए इसको। मेरी वीडियो का ये खासियत होता है कि आपको उतारना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, एक बार पूरा वीडियो देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए फास्ट मोड में, बस उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए सारा आंसर आप खुद से लिख पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम वीडियोस ज़्यादा अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना है दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके। आइए देखिए, सवाल में आपसे बोला गया है कि उपयोगिता को परिभाषित करना है। किसको करना है? उपयोगिता को। आइए आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत प्यासे हैं, आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है और आपको 1 गिलास पानी मिल जाता है। आपको बहुत प्यास लगी हुई है और कोई लाकर आपको 1 गिलास पानी दे देता है, लो भाई पियो। पानी पीते ही आपकी प्यास क्या होती है? बुझ जाती है और आपको सुकून मिलता है ना। किसी वस्तु में ठीक उसी प्रकार अब यहाँ से आपका आंसर चालू हुआ। ठीक है, हमारा जो आंसर होता है ना 2 पार्ट में होता है, एक आपको मैं समझाता हूँ, एक आप में कॉपी में लिखने वाला। कॉपी में ये मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं, किसी वस्तु में जो ये ताकत होती है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा करे। कोई भी वस्तु है उसमें ये ताकत है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा करे और संतुष्टि दे, उसी को उपयोगिता कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। अब देखिए दोनों आंसर आपका, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको और जो आंसर है आपका, दोनों में मेल खा रहा है ना। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह के एग्जाम्पल को सेट करने में, सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है। और आपको क्या करना पड़ता है? एक लाइक करने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ इकोनॉमिक्स वाले बच्चे लाइक नहीं करते, नहीं शेयर करते, तो कैसे मैं उनके लिए इस तरह के वीडियोज़ बना पाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, तभी तो मैं बना पाऊँगा। ठीक है, आइए। यानी उपयोगिता का मतलब है वस्तु की ज़रूरत पूरी करने की क्षमता। उपयोगिता का मतलब है वस्तु की ज़रूरत पूरी करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। देखिए दूसरा सवाल है हमारा कि अंतिम वस्तु क्या है। सोचिए आप बाज़ार से ब्रेड खरीदते हैं, कोई ब्रेड आपने लिया और उसे सीधे खा लेते हैं, गटक लेते हैं मुंह में। ठीक है, चला गया वो कहाँ? आपके पेट में। ये ब्रेड किसी और वस्तु को बनाने के काम में नहीं आता है। जब आप ब्रेड लिए, उसको खा गए, खाने के लिए बनाए ना, उसको खा लिए, उससे तो कोई और चीज़ नहीं बना। ठीक है, जो वस्तु सीधे उपभोग के लिए होती है और आगे उत्पादन में इस्तेमाल नहीं होती है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। अब आप बोलो क्या आटा अंतिम वस्तु में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती है। ब्रेड भी बनेगा, रोटी भी बनेगा, चपाती भी बनेगा, ठीक है, पूड़ी भी बनेगा, बहुत कुछ बनेगा इससे। ठीक है, तो ये अंतिम वस्तु में नहीं आएगा। बात समझ में आई? कितना अच्छा से समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, ईमानदारी से बताना, इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, किसी के भी चैनल पे मिल रहा है? नहीं मिलेगा, सिवाय आपके अपने जैकपुर चैनल पे। तो बहुत सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग जब बीए में एडमिशन कराओगे पार्ट 1 में, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों का साथ निभाऊंगा। इसलिए चैनल को जुड़े रहिए, हमारा साथ छूटने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, साधन क्या है? क्या बोला है? साधन क्या है? देखिए एक कहानी से समझेंगे इसको हम लोग। खेत में काम करने वाला मजदूर, कोई मजदूर है। क्वेश्चन के लेंथ से घबराइएगा मत, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो होता है ना अति लघु प्रश्न उत्तर, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर देना होता है। ठीक है, वही सब क्वेश्चन है, यहाँ समझाने के चक्कर में ये बड़ा हो गया है। तो एक खेत में काम करने वाला मजदूर मजदूरी पाता है, उसको शाम में क्या मिलेगा? उसका मजदूरी मिलेगा। ज़मीन का मालिक किराया पाता है। ठीक है, ज़मीन का मालिक क्या होता है? किराया लेता है। पूंजी देने वाला ब्याज पाता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने 4 पार्ट बताया। व्यापारी लाभ कमाता है। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ यहाँ पे फ़ायदा होता है। ध्यान से फिर से समझिए, कोई मज़दूर खेत में काम कर रहा है, क्या कर रहा है? खेत में काम करने वाला मज़दूर क्या होगा? मज़दूरी पाएगा।
अगर आपके कोई खेत है, वहाँ पे कोई मज़दूर मज़दूरी कर रहा है तो आप उसको मज़दूरी दोगे। अच्छा, कोई ज़मीन का मालिक है और वो दे दिया खेती करने के लिए किसी को ज़मीन, तो वो क्या मिलेगा? वहाँ से पैसा मिलेगा, उसको किराया मिलेगा। अच्छा, पूंजी देने वाला आदमी क्या क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कोई आदमी पैसा जो ब्याज पे लगाता है तो उसको ब्याज मिलता है। 1 लाख रुपया दिया तो 1 साल के बाद 1,20,000 वसूल करेगा, तो उसको ब्याज मिल गया। जो व्यापारी होता है वो क्या करता है? लाभ कमाता है। बिजनेसमैन लोग क्या करता है? लाभ कमाता है। ठीक है, ये सभी उत्पादन के साधनों से मिलने वाली आय है। ये सभी क्या है? उत्पादन के साधन। इस लाइन को समझिए, यही तो है मेन। ये सभी उत्पादन के साधन, क्योंकि क्वेश्चन में है साधन आय। प्रोडक्शन का जो साधन है उससे ये आय मिल रहा है। जैसे ज़मीन का आपने क्या ले रहा है? किराया ले रहे हैं आप। तो ये प्रोडक्शन का साधन ना है। ज़मीन में आप गन्ना उगाते हो तो गन्ना प्रोडक्शन है, लेकिन इसका साधन कौन हो गया? ज़मीन। पैसे पे आप ब्याज ले रहे हो तो ब्याज आपका प्रोडक्शन हो गया, लेकिन साधन किसका था? जो 1 लाख रुपया आप दिए थे। बात समझ में आई? समझ रहे हो? हाँ, तो साधन से जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, साधन से जो आपको पैसा मिल रहा है, साधन से जो आय आ रहा है, इसी को साधन आय कहा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सीमांत लागत क्या है। ठीक है, सीमांत लागत क्या है? मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10 पेन बनाती है। एक फैक्ट्री कितना पेन बनाती है? 10 कलम बनाती है। अगर एक पेन और बनाने पर थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है, उसका क्षमता है कि हम 10 पेन बनाएंगे, लेकिन अगर वो 11वां पेन बनाती है, यानी कि +1 कर लेती है, एक पेन एक्स्ट्रा बनाती है, तो उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो उस एक अतिरिक्त पेन को बनाने में जो अतिरिक्त खर्च आता है वही सीमांत लागत कहलाता है। सीमांत, सीमा, बाउंड्री, हम लोग बोलते हैं ना सीमा, बाउंड्री। सीमा पार से हमला हुआ, यानी कि पाकिस्तानियों ने हमला कर देता है। तो इस तरह से जो है आपको दिमाग लगाना है कि सीमांत यानी कि सीमा। आपका प्रोडक्शन 10 का था, यहाँ पे बाउंड्री सीमा, सीमा खींच दिया गया, लेकिन आपने ज़बरदस्ती एक प्रोडक्ट और बनाया और इसमें ज़्यादा लागत लग गया। तो सीमांत लागत, जो बाउंड्री पे जो आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है उसके बारे में बात बोल रहा है। कि तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे समझना है, फिर से कह रहे हैं आपसे कि अगर एक पेन और बनाने में थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है तो उस एक अतिरिक्त पेन को बनाने में अतिरिक्त खर्च आता है, वही सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? आंसर वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि किसी भी चीज़ का जो है हम लोग जो उत्पादन करते हैं, कोई उत्पादन करने वाली चीज़ है, जब वो सीमित होती है और हम उससे अतिरिक्त उत्पादन करते हैं और उस पर एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त खर्च का जो बोझ बढ़ता है, तो उस पर उसको वही हमारा क्या कहलाता है? सीमांत लागत कहलाता है। ये आपका समझने के लिए था, आप इसका आंसर थोड़ा सा बना कर लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए, कह रहा है कि बजट को परिभाषित कर दीजिए। कोई बात नहीं, कर देंगे परिभाषित। घर की कहानी सोचिए, आप अपने घर के बारे में सोचिए। घर में पहले से तय कर लिया जाता है कि महीने में कितना कमाई है और कितना खर्च है, ये आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो आय और खर्च की इसी योजना को बजट कहते हैं। सरकार भी इस तरह अपना बजट क्या करती है? बनाती है। ठीक है, तो आंसर में इसका कैसे बना कर लिखेंगे? तो इसके आंसर में अब आपको बना कर लिखना है। आपको समझ में आ गया कि बजट क्या है? आय और खर्च की जो योजना आप बनाते हो, जो प्लानिंग करते हो, उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। सरकार अपनी पूरे साल की देश में होने वाली जो योजनाएं होती है और उन पे जो खर्च होती है, ठीक है, इनकी जो योजना बनाती है सरकार पूरे साल के लिए, तो उसी की हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। सिंपल है भाई। मतलब कि सामान्य भाषा में ये सोचना आपको पड़ेगा कि इसका कोई तुक ही नहीं है कि आप इसको बैठ के रटोगे। आपको यहाँ पे समझा दिया गया कि बजट क्या होता है, कि सरकार क्या करती है कि पूरे देश में पूरे साल में जो जो योजना होगा, ठीक है, और जो खर्च होगा, ठीक है, कितना खर्च करना है और कितना मतलब कि इनकम आता है देश से और कितना इसमें खर्च करना है, तो उसके ऊपर एक योजना बनेगा। ठीक है, पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आइए, प्रत्यक्ष कर क्या है? डायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए कि आपकी आय पर सरकार टैक्स लगाती है। आप पैसा कमा रहे हो, आपके ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दी।
और वही टैक्स आपको ही देना पड़ता है, और वही टैक्स आपको ही देना पड़ता है। इसे किसी और पर नहीं डाल सकते। ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, इनकम टैक्स। बात समझ में आई? यानी कि सरकार ने जो टैक्स आपके ऊपर लगाई है वो सिर्फ आप दोगे, आप किसी और को नहीं ठोक सकते कि मेरे पापा जी देंगे, ले लो मेरे पप्पा जी से, मेरे दादा जी से ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कमाई है, आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल में इनकम टैक्स। ठीक है मेरे भाई। अब आपसे कहा गया है कि व्यापार संतुलन को परिभाषित कर दीजिए कि व्यापार संतुलन होता क्या है। अगर कोई देश जितना सामान विदेश को बेचता है और जितना सामान विदेश से खरीदता है, उन दोनों की तुलना की जाए तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात और आयात का अंतर ही व्यापार संतुलन है। तो जब हम किसी देश को सामान बेचते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, कोई देश से सामान अपने देश में लाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि विदेशी विनिमय दर से आपका क्या तात्पर्य है। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि भारत की मुद्रा से आपको डॉलर खरीदना है। आपके पास कुछ नोटें हैं इंडियन रुपीज़ जिसमें गांधी जी का फ़ोटो है। अब आप गए अमेरिका घूमने के लिए, वहाँ तो चलेगा नहीं भाई, चलेगा नहीं चलेगा। तो आप बोलोगे भैया मुझे ये पैसा ले लो और मुझे डॉलर दे दो। $1 के बदले कितने रुपये देने होंगे? तो आप उससे बोलोगे ना भैया मुझे $1 दे दो। तो कितने देने होंगे भैया इंडियन रुपया? तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे आप जो है अभी शायद जो है 90 प्लस हो गया, पता नहीं, मान लो कि अभी 90 रुपीज़ $1 है। तो वो आपसे बोलेगा 90 रुपये दीजिए $1 के लिए। समझ रहे हो? अब आप जाओगे चाय पीने के लिए, बोलेगा $1 का चाय और 90 रुपये उसको देके आ जाओगे, 90 रुपये का तुम चाय पियोगे वहाँ पे। तो यही चीज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि भारत की मुद्रा से आपको $1 खरीदना है। $1 के बदले कितने रुपये देने होंगे, यही विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, यह दो देशों की मुद्राओं के बीच बदलने की दर होती है। कितना वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, दो देशों की मुद्राओं के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। जो उसके बदलने की जो दर है, किस दर से वो बदल रही है। ठीक है, यहाँ पे दर वर्ड इस्तेमाल किया है ना, तो आप लोग दर लगाइएगा कि दो देशों के बीच मुद्राओं के बदलने की दर को क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय दर बोलते हैं। घबराइएगा बिल्कुल भी मत, ये सब एक एक नंबर 2-2 नंबर में आपको पूछा जाता है। इसका आंसर आपको 2 से 1.5 से 2 लाइन 2.5 लाइन ऐसा ही लिखना पड़ता है वहाँ पर एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़्यादा बड़का बड़का नहीं लिखना। अगर आप समझा कर लिख दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करके जिन लोगों ने अभी तक PYQ को कम्प्लीट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। 8 साल का PYQ कर लीजिएगा और 3 से 4 साल का जो है मॉडल पेपर आप लोगों को देख कर जाना है। जैसे 2026 का मॉडल पेपर, 25 का, 24 का। अगर आपको इसका सारा सॉल्यूशन इस तरह से आसान लैंग्वेज में चाहिए छोटे छोटे, तो आप हमारे ई बुक ले सकते हैं। जिन लोगों ने ई बुक लेकर पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कितना फ़ायदेमंद है लास्ट समय में ई बुक का रिवीजन करना। ये सारे सवाल आपको ई बुक में मिल जाएंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।